एक बहू की 2 आलसी और 2 फुर्तीली ननद। चांदनी किचन में काम कर रही होती है, तभी उसकी आलसी ननद अहाना खाने की मेज पर बैठी आवाज लगाती है, भाभी, अरे ओ चांदनी भाभी, आज हम दोनों ननद को नाश्ता मिलेगा कि नहीं? अरे भाभी, कान के अपने मायके में कुरियर कर दिया है। अरे हाँ ना में कोई तो जवाब दो। आई आरुषि। अपनी ननद को चिल्लाता देखकर चांदनी अपने हाथों की तेजी बढ़ाते हुए प्लेट में नाश्ता लेकर उनके पास आती है। ये लो मेरी प्यारी ननद, तुम दोनों का नाश्ता। अरे भाभी, ब्रेकफास्ट बनाने में इतनी देर लगती है? रहने दे आरुषि, इन्हें समझाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि काम तो ये कछुए के जैसे ही करेंगी। काम चोरी करने में तो भाभी कोई कसर नहीं छोड़ती। रहने दो आहाना, ये काम चोरी शब्द तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देते, क्योंकि तुम दोनों से बड़ा काम चोर तो इस दुनिया में कोई नहीं है। अरे तुम्हें तो एहसान मानना चाहिए भाभी का, जो भोर की पहली किरण के साथ भाभी जाग कर तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती है, घर का काम करती है, और उसके बाद भी तुम दोनों काम चोर नंद के नखरे चाहती हैं। अरे तो कौन सा बड़ा तीर मार लिया, हर भाभी को अपनी ननद के नखरे तो उठाने ही पड़ते। अब बस तुम दोनों भाभी की तारीफों का राग मत छेड़ो। रहने दो कविता दीदी, वो क्या है कि सच हमारी कामचोर बहनों को हजम नहीं होता। अपनी चारों ननद के बीच तू तू मैं होता देखकर चांदनी बोलती है, अरे बस करो तुम चारों, क्यों अपनी भाभी के पीछे भिड़ंत कर रही हो? इतने के साथ चारों ननद के बीच सन्नाटा छा जाता है। ये कहानी है चांदनी और उसकी 4 ननद की, जो शहर के एक मोहल्ले में रहती हैं। चांदनी की 2 नंद अहाना और आरुषि बेहद ही आलसी और कामचोर किस्म की है। वहीं कविता और रुचिका फुर्तीली बहनें हैं, जो अपनी भाभी के कामों में हाथ बटाती हैं। वहीं दोनों नंद नाश्ता करके कॉलेज चली जाती है। आज फिर इन दोनों ने पूरे मेज पर बच्चों की तरह खाने के टुकड़े गिरा दिए, ऊपर से अपने कमरे का भी हाल बेहाल करके गई हैं। क्या करूं मेरी इन दोनों आलसी नंद का, नाक में दम कर रखा है। सारा दिन सिर्फ खाती हैं और सफाई किए बिना ही घर में गंद मचाती हैं। इनके कारण मुझे सुबह से रात तक एक पांव पर नाचना पड़ता है। दर्द के मारे मेरा सर फटा जा रहा है, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। ये बोलकर चांदनी अपना सर पकड़कर कमरे में चली जाती है। रुचिका, भाभी अपने कमरे में गई हैं, रसोई का बचा कुचा काम खत्म कर दे, इतने में हॉल की हालत मैं ठीक कर देती हूँ। ठीक है दीदी। थोड़ी देर में चांदनी की दोनों फुर्तीली नंद फुर्ती से सारे काम काज निपटा देती हैं, और जैसे ही चांदनी कमरे से बाहर आती है तो घर को चमचमाता देखकर चौंक पड़ती है। अरे ये सारा काम किसने किया? ये सब कुछ हमने किया भाभी। मगर मैं तो आ ही रही थी, फिर तुमने तकलीफ क्यों की? ये सब करने के लिए तुम्हारी भाभी है ना, फिर क्यों करती हो तुम मेरी मदद? क्योंकि भाभी, ऐसा करने के पीछे हमारा अपना स्वार्थ छिपा है। अगर मायके में हमें काम करने की आदत रहेगी, तभी तो ससुराल में कामकाजी बहुएं बनेंगी हम। ये सब छोड़िए भाभी, चलिए मैं जल्दी से चाय बनाती हूँ। तीनों नंद भाभी साथ मिलकर चाय की चुस्कियां लेते हैं। समय बीतता है, जिसके साथ सर्दियां शुरू हो जाती है। एक सुबह, अहाना, आरुषि, जल्दी से उठ जाओ, मैंने पानी गर्म कर दिया, फटाफट से नहा लो। अरे भाभी, भला इतनी सर्दी में कौन नहाता है? साधारण सी सर्दी शुरू नहीं हुई कि तुम दोनों ने आलस में आकर नहाना ही छोड़ दिया। सचमुच सही कहती है कविता, तुम दोनों आलस की जीती जागती मूर्त हो। अरे कितनी मेहनत से मैंने पानी गर्म किया था। अरे तो किसने कहा था आपको मुफ्त की मेहनत करने को? एक तो हम बहनें बिजली की बचत कर रही हैं, और आप हो कि हम पर ही भड़क रही हो। हाँ हाँ, बस बस, तुम दोनों के बहाने मैं सब समझती हूँ। ये जो तुम्हारी रगों में खून की जगह आलस और कामचोरी के कीड़े दौड़ रहे हैं, इन्हें मार डालो। भाभी के लाख समझाने बुझाने के बावजूद भी उसकी आलसी नंद कोई भी काम करने के लिए टस से मस नहीं होती। हर दिन के साथ उनकी फरमाइशें बढ़ती गईं, कभी कमरे में खाना मांगती तो कभी चाय। ये और सारा दिन पलंग पर पड़ी और खाने पीने का कूड़ा फर्श पर फेंक देती। ये देखकर फुर्तीली ननद कविता और रुचिका अपनी भाभी से बोलती हैं, भाभी, सारा दिन इन दोनों आलसी ननद की जी हुजूरी करके आप थकती नहीं हो क्या? थकान तो होती है, मगर भाभी होने के नाते मुझे अपनी ननद के नखरे तो सहने ही पड़ेंगे। बस बहुत हो गया भाभी, अब हमें एक ऐसी चाल चलनी होगी जिससे आपकी ये दोनों नल्ली ननद के सर पर चढ़ा आलस का भूत उतर जाए। तीनों ननद भाभी मिलकर आरुषि और अहाना में छाए आलस के चस्के को हटाने के लिए खुसुर पुसुर करती हैं। अगली सुबह, यार अहाना, दिन के 10 बज गए मगर खाना दूर, अब तक भाभी ने हमें चाय कॉफी के लिए भी नहीं पूछा। माजरा क्या है? चल कर देखते हैं। दोनों आलसी ननद अपनी भाभी के कमरे में आती हैं, जहां चांदनी रजाई ओढ़कर टीवी देख रही थी।
अरे भाभी, ये हम दोनों ननद भूख से मर रही हैं और आप मजे से मखमल की रजाई में पड़ी हुई हो। जाओ जाकर हम दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाओ। ब्रेकफास्ट नहीं, बल्कि आज तुम दोनों कामचोर ननद को कदुआ मिलेगा। अरे ओ भाभी, भूत घुस गया है क्या? अरे तुम हमारी भाभी हो, इस नाते ननद की भूख मिटानी तुम्हारी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी गई जहन्नुम में। मैंने ठंड में अपने और अपने पति के अलावा किसी का ठेका नहीं लिया। और वैसे भी तुम दोनों कब तक अपनी भाभी पर निर्भर रहोगी? कब तक नल्ली ठल्ली की तरह पड़ी पड़ी ठूसती रहोगी? जाओ जाकर अपने हाथ पांव चलाओ। भाभी का ऐसा रूखा बर्ताव देखकर दोनों आलसी ननद भूख मिटाने के लिए रसोई में जाती हैं। यार हाना, कितना मुश्किल है ये खाना बनाना। अरे तो क्यों करिए ये तामझाम, मैं कहती हूँ बस 2 मिनट की मैगी बनाकर खा लेते, पेट ही तो भरना है। इस तरह दोनों कामचोर ननद मैगी खाकर काम चलाती हैं। दिन गुजरते हैं और भूख से मचलती वारी न्यारी ननद अपना सारा काम खुद ही करने लगती हैं। एक दिन, यार कमरे की सफाई और कपड़ों की धुलाई ने तो दिन में तारे दिखा दिए। आरुषि, हम तो सिर्फ अपने ही कामों में परेशान हो गए। पता नहीं भाभी इतना सब कुछ कैसे करती थी। हम दोनों ने भाभी के भोलेपन का बहुत गलत फायदा उठाया है। दोनों ननद को उनके किए पर पछताता देखकर रुचिका, कविता और चांदनी उनके पास आती हैं। भाभी, हम आपके ही पास आ रहे थे। क्यों, अब क्या काम पड़ गया मुझसे? भाभी, अपनी नादान नंद को माफ कर दो। अब सारा दिन काम करती थी और फिर हमारे नखरे भी झेलती थी, फिर भी उफ तक नहीं करती थी। मगर जब हमें अपने हाथ पांव चलाकर खुद खाना पकाना पड़ा, तब हम आपकी परेशानी को भांप सकी। हाँ भाभी, अब हम वादा करती हैं अब से हम भी रुचिका और कविता की तरह फुर्तीली बनेंगी। ये हुई ना हमारी बहनों वाली बात। आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने अपनी भाभी की तकलीफ भांप ली। मुझे खुशी है कि मेरी आलसी ननद अब काम करने लगी है। फिक्र ना करो भाभी, अब आपको हम ननद की ना तो खाली चाय की प्याली उठानी पड़ेगी, न जूठी थाली, क्योंकि अब आपकी आलसी ननद को समझ आ गया कि घर संभालना देश संभालने जितना भारी है। भाभी, ये सुनकर चांदनी और उसकी चारों ननद खिलखिलाकर हंस पड़ती हैं, जिसके बाद चांदनी की चारों ननद अपनी भाभी के साथ खुशी से काम करती हैं। एक राजा की काली बहू। चंडीगढ़ के एक छोटे से गांव में एक राजा हरिश्चंद्र रहता था। हरिश्चंद्र का बेटा विदेश में पढ़ाई करके वापस लौट रहा था। उसके आने की खुशी में हरिश्चंद्र ने एक बहुत बड़ा जश्न रखा था। सैनिकों, चारों तरफ खबर भिजवा दो, हमारा बेटा वापस लौट कर आ रहा है। उसके आने की खुशी में मैंने बहुत बड़ा जश्न रखा है और साथ में स्वयंवर भी, जिसमें गांव की सभी लड़कियों को न्योता भिजवा दो। गांव की हर लड़की स्वयंवर में आनी चाहिए। हरिश्चंद्र के सैनिक गांव के चारों तरफ खबर भिजवा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ रंजीत भी आ जाता है। प्रणाम पिताजी, कैसे हैं आप? आपको मैंने बहुत याद किया। जुग जुग जियो मेरे लाल। तुम्हारा सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा पिताजी, बस थोड़ा सा आराम करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जाओ अपने कमरे में जाओ और अच्छे से आराम करो, क्योंकि रात को तुम्हारे लिए बहुत बड़ा जश्न रखा गया है और जश्न में तुम्हारे लिए एक लड़कियों का स्वयंवर भी है। इस बार अपने लिए कोई अच्छी सी लड़की पसंद कर लेना। अरे पिताजी, आप मेरी शादी क्यों करवाना चाहते हैं? क्योंकि बेटा, मैं जीते जी तेरी शादी देखना चाहता हूँ और इस महल की बहू को भी देखना चाहता हूँ। आखिर बहू मेरे बेटे के लायक तो होनी ही चाहिए। रंजीत अपने पिता की बातों को सुनकर हंसने लगता है और हंसते हुए अपने कमरे में चला जाता है। जिसके बाद रंजीत फ्रेश होकर आराम करने लगता है। जहाँ गांव की कई सारी लड़कियां तैयार हो रही होती हैं, वहीं गांव में एक माया नाम की औरत की 2 बेटियां थीं और दोनों ही बहुत सुंदर थीं। लेकिन उनकी सुंदरता से ज्यादा उनके अंदर घमंड था। वह अपनी खूबसूरती के ऊपर इतना घमंड करती थी कि अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी। उनके घर में एक नौकरानी भी थी जिसका रंग सांवला था, लेकिन वह दिल की बहुत साफ थी। अलीना, अरे कहाँ हो तुम? जल्दी से यहाँ पर आओ, हमें तुमसे कुछ काम है। अरे अरे, इस काली भैंस को इतनी इज्जत से बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। शक्ल तो देखो इसकी, बिल्कुल काला तवा लगती है। रूबी और साइना दोनों बहन अलीना के सांवले रंग पर बहुत हंसती थी और उसका मजाक उड़ाती थी। अलीना बहुत समझदार, सुलझी हुई लड़की थी। देखो, आज रात राजा के यहाँ पर स्वयंवर है और हम लोगों को भी बुलाए गए, इसलिए हमारे लिए प्यारी सी ड्रेस बना दो। और खास करके एक बात का ध्यान रखना, हमारे लिए जो भी ड्रेस बनाओगी उसके अंदर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ड्रेस बिल्कुल ऐसी बनाना जिसे पहनने के बाद हम बिल्कुल रानियों की तरह दिखें। लेकिन मैं इतनी जल्दी ड्रेस कैसे बनाऊंगी? ये हमें नहीं पता, ये तुम्हारा काम है और शाम तक हमारी ड्रेस तैयार हो जानी चाहिए।
ऐसा कहकर वह दोनों बहनें वहाँ से चली जाती हैं और अलीना परेशान हो जाती है। अलीना अपने कमरे में जाती है और अलग अलग प्रकार के कपड़े निकालकर उनसे ड्रेस बनाना शुरू कर देती है। देखते ही देखते सुबह से शाम हो जाती है और वह बहुत ही मुश्किलों से बहुत सुंदर और प्यारी ड्रेस बनाकर तैयार करती है। जैसे ही रूबी और साइना अलीना के कमरे में आती हैं, वह उससे कहती हैं, तुमने अभी तक हमारी ड्रेस नहीं बनाई, क्या कर रही हो तुम अभी तक? ड्रेस तो मैंने तैयार कर दी है, ये लीजिए, आप पहन लीजिए। ड्रेस देखकर साइना और रूबी दोनों खुश हो जाती हैं, जिसके बाद वह दोनों तैयार होने के लिए चली जाती हैं। उसके बाद अलीना के कमरे में माया आती है। आज जो मैंने तुम्हें काम बताए थे, क्या तुमने वो सभी काम कर लिए हैं? जी मेम साहब, मैंने सारे काम कर लिए हैं, कोई काम नहीं बचा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। एक काम करो, जाओ मेरी बेटियों को तैयार करने में उनकी मदद करो। मेम साहब, गांव की सभी लड़कियां स्वयंवर में जा रही हैं, क्या मैं भी उस स्वयंवर में शामिल हो सकती हूँ? ओह अरे मुझे माफ करना, वैसे तो इनविटेशन गांव की हर एक लड़की के लिए है, लेकिन ये इनविटेशन तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि तुम एक नौकरानी हो और राजा किसी नौकरानी से शादी नहीं करेगा। और फिर तुमने अपनी शक्ल देखी है, तुम्हारी शक्ल देखकर तो राजा डर के मारे भाग जाएगा। माया उसको बहुत जलील करती है, जिसके बाद बेचारी अलीना रोने लगती है। अब अपने इस बकवास चेहरे को ठीक करो और मेरी बेटियों की मदद करो, जाओ यहाँ से। अलीना चुपचाप रूबी और साइना के पास चली जाती है और उनकी मदद करने लगती है, जिसके थोड़ी ही देर बाद रूबी और साइना अपनी माँ माया के साथ स्वयंवर में पहुँच जाती हैं। स्वयंवर में राजा का बेटा रंजीत इतनी सारी रानियों को देखने के बाद भी उनसे प्रभावित नहीं होता और एक कोने में अपने पिता हरिश्चंद्र से बात करने लगता है। पिताजी, जरा इन रानियों को देखो, मुझे इनमें से कोई भी पसंद नहीं आ रही। बेटा, तुम्हारे ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है, तुम कुछ रानियों से बात करो और उनके साथ डांस करो, शायद तुम्हें कोई अपने लिए पसंद आ जाए। तभी वहाँ साइना और रूबी आ जाती हैं और रंजीत से कहती हैं, क्या राजा साहब आप मेरे साथ डांस करना चाहेंगे? अगर राजा की इजाजत हो तो मैं उनके बेटे के साथ एक प्यारा सा डांस करना चाहती हूँ। उन दोनों को देखकर रंजीत कहता है, ओह, आप जैसी खूबसूरत लड़कियों के साथ तो मेरे पिताजी खुद डांस करना चाहेंगे। ऐसा कहकर रंजीत वहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद राजा हरिश्चंद्र उन दोनों के साथ डांस करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ बेचारी अलीना घर पर बोर होने लगती है और अपने मन ही मन सोचती है, काश मैं भी उस स्वयंवर में जा पाती। ऐसा सोचते ही उसकी आंख लग जाती है। तभी उसे एक सपना आता है। सपने में उसकी माँ राबिया उससे कहती है, देखो, अगर तुम्हारा मन स्वयंवर में जाने का है तो तुम जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत प्यारी सी ड्रेस तैयार की है, अपने कमरे की अलमारी को खोल कर देखना, अलमारी में तुम्हारे लिए बहुत प्यारी ड्रेस रखी है। लेकिन माँ, मैं वहाँ जाऊंगी कैसे? तुम्हारे घर के बाहर एक बग्गी भी है जिसमें तुम राजा के घर जा सकती हो। तभी अलीना की आंखें खुलती हैं और वह अपनी अलमारी खोलकर देखती है, जहाँ बहुत सुंदर सी ड्रेस रखी होती है। वह तुरंत ड्रेस पहनकर अपने घर के बाहर निकलती है। उसके घर के बाहर एक बहुत प्यारी बग्गी खड़ी होती है। वह उसमें बैठती है और राजा के घर पहुँच जाती है। जैसे ही अलीना राजा के दरबार को खोलकर अंदर जाती है, सबकी नजर अलीना के ऊपर होती है, क्योंकि वह कोई मामूली ड्रेस नहीं थी, वह जादुई ड्रेस थी, जिसकी वजह से अलीना सांवले रंग से बहुत खूबसूरत और गोरी दिखने लगती है। जैसे ही रंजीत उसे देखता है, वह उसे देखते ही रह जाता है। रंजीत बिना समय गवाए उसे डांस करने के लिए पूछता है, जिसके बाद वह दोनों डांस करने लगते हैं। तुम कौन हो और कहाँ रहती हो? तुम्हारी जितनी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। लेकिन ये हकीकत नहीं है, हकीकत पर तो पर्दा है। रंजीत अलीना के साथ डांस करने के बाद उसके साथ अपने महल के गार्डन में आ जाता है, जिसके बाद वह वहां अलीना के साथ बहुत सारी बातें करता है। लेकिन अलीना से रहा नहीं जाता और वह रंजीत को अपनी सच्चाई के बारे में बताना शुरू कर देती है। मुझे माफ कर दीजिए राजा, आप मुझे बहुत सुंदर समझ रहे हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। मेरी जितनी बदसूरत लड़की इस दुनिया में कोई नहीं हो सकती। दरअसल ये सब तो इस जादुई ड्रेस का कमाल है जो मुझे मेरी स्वर्गीय माँ ने दी है। जैसे अलीना अपनी माँ की दी हुई ड्रेस उतारती है, वह अपने असली रूप में आ जाती है। उसे असली रूप में देखकर रंजीत उससे कहता है, पहले तो तुम मुझे इसलिए पसंद थी क्योंकि तुम खूबसूरत और समझदार दोनों थी, लेकिन अब तुम्हारा इतना साफ दिल देखकर मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्या तुम मेरी रानी बनना चाहोगी? रंजीत अलीना को उसके सांवले रंग के साथ स्वीकार करता है, जिसके बाद वे उसका हाथ पकड़कर अपने पिताजी के सामने लेकर आता है। उसके पिताजी अलीना को देखकर कहते हैं, अरे बेटा, ये क्या, तुमने एक नौकरानी का हाथ पकड़ रखा है। अरे छोड़ो इसे, देखो यहाँ कितनी सारी रानियां हैं, तुम्हें इनमें से किसी का हाथ पकड़ना था। देखिए पिताजी, सुंदरता मायने नहीं रखती, मेरी रानी होने के लिए उसके
अंदर इतनी काबिलियत होनी चाहिए जो कि अलीना के अंदर है। वो सुंदर भी है, समझदार भी है और दिल के साफ भी है, और मुझे अपने लिए ऐसी ही लड़की चाहिए थी। बेटा, आज मुझे इस बात का गर्व है कि तू मेरा बेटा है। तूने एक राजा होने का पूरा फर्ज निभाया और दिमाग से नहीं, बिल्कुल दिल से काम लिया है। मैं तेरे साथ हूँ। सुंदरता चेहरे से नहीं, दिल और मन से होनी चाहिए, जो कि तेरे अंदर है। हरिश्चंद्र अलीना और रंजीत की शादी करवा देता है, जिसके बाद अलीना नौकरानी से रानी बन जाती है और महल में खुशी खुशी रहने लगती है। गांव की दर्जी चुड़ैल। अरे हेलो सीमा, कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ, तू बता अचानक कैसे याद किया? अरे वो मैं तुझे एक खुशखबरी देना चाहती थी। वो क्या है ना, 1 हफ्ते बाद मेरी शादी है, तो मैं तुझे बुलाना चाहती हूँ। टाइम से आ जाइयो और माफ कर दे कि मैं तुझे पहले नहीं बता पाई। यार तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मैं तो तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ। तुझे थोड़े दिन पहले बताना चाहिए था ना। और वैसे भी तुझे तो पता है गांव में अर्जेंट कपड़े सिलवाना कितना मुश्किल है। अरे सीमा यार, सॉरी ना, शादी की तैयारी में ध्यान नहीं रहा, वरना तुझे जल्दी बता देती। और हाँ, मेरी शादी में पटोला बनकर आइयो। जल्दी से कपड़े सिलवाने डाल दे आज ही। अरे हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं रखती हूँ, शाम को हल्दी में आ जाना। इस तरह से दोनों सहेली फोन रख देती हैं और सलोनी कहती है, ओ नो, इस कबूतरी ने भी पहले नहीं बताया। इतने अरमान है मेरे। ओहो, याद आया, इसकी शादी में पहनने के लिए तो मैंने एडवांस में एक लहंगा ले लिया था। अब जाकर बस दर्जी को देकर आना है। ये कहकर सलोनी अपना लहंगा लिए गांव के अनेक दर्जियों के पास जाती है, लेकिन वो सब मना कर देते हैं। तभी वो कहती है, पूरे गांव में दर्जियों को ढूंढ लिया, लेकिन कोई भी मेरा लहंगा नहीं बना रहा। इनसे और पूछ लेती हूँ। अंकल, क्या आप मेरा लहंगा सील देंगे? मुझे 1 हफ्ते से पहले चाहिए। नहीं बेटा, शादियों का सीजन चल रहा है, मुझे और भी ऑर्डर मिले हुए हैं। अगर तुम्हें सिलवाना था तो थोड़ा पहले आती ना। मैं नहीं सिल पाऊंगा बेटा। ओहो, यही तो अंकल मुझसे गलती हो गई। अब क्या करूं? मैं तैयार ही नहीं होंगी तो मंडप तक उसे लेकर कौन जाएगा? मुझे अपनी ड्रेस हर हाल में सिलवानी होगी। अपने आप से बड़बड़ाते हुए सलोनी आगे चलने लगती है। तभी उसके कानों में एक धीमी सी आवाज आती है, क्या तुम लहंगा सिलवाना चाहती हो अपना? अगर चाहती हो तो इस और आओ, मेरी आवाज के पीछे पीछे आ जाओ। ये मुझे कैसी अजीब सी आवाज सुनाई दे रही है, और इसे कैसे पता कि मैं लहंगा सिलवाना चाहती हूँ? देखो, तुम्हारी दोस्त की शादी है, कोई लहंगा नहीं सिएगा। अगर तुम चाहती हो तो इधर आ जाओ, काली खंडर गुफा की पीछे की दुकान है मेरी। क्या करूं? सहेली की शादी है, कपड़े सिलवाने हैं। चली जाती हूँ इस आवाज के पीछे। वैसे भी पूरे गांव में कोई भी दर्जी मेरा लहंगा नहीं सिल रहा, और मेरा लहंगा सिलवाना बहुत अर्जेंट है। आओ, इस बरगद के पेड़ को पार कर 20 कदम और चलो। सलोनी उस आवाज को सुनते सुनते एक बरगद के पेड़ को भी पार कर लेती है, जहां एक औरत सिलाई मशीन लेकर गले में इंची टेप डाले हुए कपड़े सिल रही थी। अच्छा, तो ये है दर्जी की दुकान। ऐसे गाइड करके अपनी आवाज के पीछे बुलाया है। तुम ऐसा समझ सकती हो। खैर, मुझे बताओ ना, तुम्हारा क्या सीलना है? मैं आज ही तुम्हें बना कर दे दूंगी। जी, ये मेरा लहंगा, इसका ब्लाउज और दुपट्टे के लटकन जरूर लगा देना। तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारा इतना अच्छा लहंगा सीऊंगी कि शादी में सभी लोग दुल्हन को छोड़कर तुम्हें ही देखेंगे। और हाँ, तुम अपना लहंगा 12 बजे लेने आ जाना, क्योंकि उसी वक्त ज्यादा फ्री रहती हूँ मैं। जी ठीक है। तभी वो औरत उसका नाप ले लेती है और घर जाकर सलोनी शाम को उसके हल्दी फंक्शन में जाने के लिए तैयार हो जाती है और उसके फंक्शन में जाकर उसे हल्दी लगाती है और नाच गाना करती है। उसके हल्दी में रात को इतना समय लग जाता है कि घड़ी में 11:30 हो रहे थे। तभी वो टाइम देखकर कहती है, ओ नो सीमा, ये तो बहुत ज्यादा लेट हो गया। मुझे जाना होगा, वरना मम्मी डांटेंगी। अच्छा ठीक है, जा,
और आंटी को मेरा नमस्ते कह दियो। ये बोलकर सलोनी चली जाती है। ये रास्ते में उसे याद आता है। ओफो, मैं तो अपना लहंगा लेना भूल ही गई। वैसे भी 12 बज रहे हैं। उसने कहा था कि 12 बजे आकर ले जाना। वहीं चलती हूँ। ये बोलते ही वो उस दर्जी के पास पहुंच जाती है और देखती है कि एक चुड़ैल उसका लहंगा सिल रही है। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, ये तो एक चुड़ैल है। क्या करूं? कहीं ये मुझे मार ना दे। चुपचाप उससे लहंगे लेकर चली जाती हूँ। जैसे ही सलोनी उसके करीब आती है तो उसके आहट से वो अपना रूप बदलकर कहती है, अरे तुम आ गई। ये लो तुम्हारा लहंगा तैयार हो गया है। बताओ कैसा बना है? बहुत बहुत अच्छा है। मुझे लेट हो रहा है, अब मैं चलती हूँ। ये लो पैसे, शुक्रिया मेरा लहंगा सिलने के लिए। ये कहते हुए सलोनी चुड़ैल के नजरों से 9-2-11 हो जाती है। वहीं चुड़ैल अपने असली रूप में आकर कहती है, अरे अचानक से इसे क्या हुआ? अभी तो आराम से बात कर रही थी, अब आई और चली भी गई। खैर मुझे क्या, मैं और कपड़े सिलती हूँ। इस तरह चुड़ैल अपना रूप बदलकर और भी लोगों के कपड़े सिलती है। कुछ लोगों को पता नहीं चलता। वहीं दूसरी ओर सलोनी घर जाकर अपने घर वालों से कहती है, माँ पापा, वो इस गांव में एक दर्जी औरत है जो कि चुड़ैल है। उसी ने मेरा लहंगा सिला। ये देखिए माँ पापा। पागल है क्या बेटा? इतनी रात में आई है ना, इसलिए तुझे चुड़ैल जैसा लग रहा है। तू कुछ भी बोलती है। हाँ बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे? सच में वो एक चुड़ैल दर्जी थी। आप मत मानो, लेकिन मैं हकीकत का पता लगा कर रहूंगी। ऐसे ही वो कुछ सुराग ढूंढने की कोशिश करती है, मगर उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ वो लोग जब उस औरत से कपड़े सिलवाते हैं तो वो भी उसे उसकी असली रूप में देख लेते हैं और पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि उनके गांव में एक औरत दर्जी चुड़ैल बनकर रह रही है। तभी गांव वाले मशाल लेकर उसे मारने जा रहे थे। फिर वो सबके सामने आकर कहती है, रुक जाओ, आप ये सब क्या करने जा रहे हैं? आपने पहले भी मेरे साथ गलत किया था, एक बार आप फिर गलत करने जा रहे हैं। तुम हमें नुकसान पहुंचाओ, उससे पहले हम तुम्हें इस गांव से भगा देंगे। पर उससे पहले ये बताओ कि तुम हमारे गांव में दर्जी बनकर कह रह रही हो? दर्जी मैं अपनी इच्छा से नहीं, आप लोगों की जरूरत से बनी हूँ। कुछ लोगों को दर्जी की जरूरत थी, इसीलिए मैंने दर्जी का काम किया। बाकी आप लोगों ने मुझे पहले ही मार डाला था। याद है, मैं वही कुमकुम हूँ जिसके प्यार को आपने हमेशा के लिए दूर कर दिया कुछ समय पहले। कुमकुम विराट नाम के लड़के से बहुत प्यार करती थी। सुबह मिलना मुमकिन नहीं था, इसलिए वो दोनों रात में एक दूसरे से मिलते हैं और जब गांव वालों को उनकी खबर होती है तो वो मशाल लेकर उन दोनों को अलग कर देते हैं। छोड़ो, अब गांव वाले हम दोनों को ऐसे जुदा नहीं कर सकते। ए लड़की, क्या तुझे पता है इस गांव में प्यार करना गुनाह है? अब तुम दोनों को इस गुनाह की सजा मिलेगी। मार डालो इन्हें। भगवान के लिए हम दोनों को छोड़ दीजिए। आप ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज हम दोनों को छोड़ दीजिए। कोई उनकी बात नहीं सुनता और दोनों को तलवार से मारकर अलग अलग जगह दफना देते हैं। उसके बाद मेरा विराट तो चला गया, लेकिन उसके प्यार में मेरी आत्मा भटक रही है। आज तक किसी भी गांव वाले को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, जबकि आप लोगों ने ही मुझे और मेरे प्यार को मार डाला। मैं किसी से कुछ नहीं चाहती। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस गांव से चली जाऊं, तो आप मेरी गड़ी हुई लाश को निकालकर उसका अच्छे से अंतिम संस्कार कर दीजिए, ताकि मैं भी चली जाऊं अपने विराट के पास। अरे बेटा, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें गलत समझा, पर कुछ गांव वालों ने ही तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। उसके लिए हम तुमसे माफी मांगते हैं। सबको प्यार करने का अधिकार होता है, पर अब तुम निश्चिंत रहो। हमें माफ कर दो कुमकुम, हम तुम्हारा अच्छे से अंतिम संस्कार करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मेरे लिए इतना कर देंगे।
ये कहते ही सभी गांव वाले कुमकुम चुड़ैल से माफी मांगते हैं और अगले ही दिन उसकी लाश को निकालकर उसका पूरी विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार कर देते हैं, जिससे उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है। इसके बाद गांव वाले भी बिना किसी डर के खुशी खुशी से रहने लगते हैं। गरीब घर की चुड़ैल बहू। बेगमपुर गांव में शेफाली अपने पति कबीर और अपने 2 छोटे बच्चे 5 साल का डुग्गू और 3 साल की परी के साथ बहुत खुशी से रह रही थी। वो बहुत ही गरीब थे। उनका खर्चा चला पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। 2 वक्त की रोटी भी कबीर बड़ी मुश्किल से जुटा पाता था। तभी उसके 5 साल का डुग्गू उसका पल्लू पकड़कर कहता है, माँ मेरे तो आइसक्रीम खाना है, बाहर आइसक्रीम वाला आया है, माँ दो ना, पैसे दो वरना वो तला जाएगा। बेटा कहाँ से पैसे लाऊं? पैसे नहीं है, तेरे पापा ने पैसे बिल्कुल नहीं दिए। कल खा लेना आइसक्रीम। नहीं माँ, मुझे अभी से अभी पैसे चाहिए। अब आप इसे कुछ समझाइए ना, मैं कहाँ से पैसे लाऊं? कैसे दिन आ गए हैं ना शेफाली कि हम पर पैसे भी नहीं हैं। पहले तो थे भी, लेकिन अब वो भी नहीं है। आप फिक्र मत कीजिए, मुझे कोई ना कोई काम मिल जाएगा। हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो अपने दोनों बच्चों को संभाल लेंगे। हाँ, तुम सही कहती हो। काश मैं कुछ कर पाती, पर मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। अरे हाँ, मैं अपने जादू की शक्तियों का इस्तेमाल करती हूँ। मैं तो भूल ही गई थी अपनी जादू की शक्ति इस्तेमाल करना। बेटा चुप हो जा, मैं तुझे कल आइसक्रीम ला कर दूंगा। ये ले 2 रुपए, ये ले टॉफी खा ले। नहीं मुझे आइसक्रीम चाहिए। शैतान हो गया है, भाई के बच्चों को देखकर वही चीज मांगता है, और बाहर गली में कोई भी आ जाए तो भी मांगता है। एक तो चुप नहीं हो रहा, कहीं शोर से परी ना उठ जाए। आप बाहर जाइए, काम की तलाश कीजिए, मैं इसे देख लूंगी। आप इसकी फिक्र मत कीजिए। शेफाली की ये बात सुनकर कबीर चला जाता है। ये सही मौका है अपनी असली रूप में आने का। आंख बंद करते ही चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और अपने जादू से डुग्गू के लिए आइसक्रीम ले आती है और वापस से अपने इंसानी रूप में आकर डुग्गू को कहती है, डुग्गू बेटा ये ले आइसक्रीम खा ले, और हाँ आपको चाहिए हो ना और ज्यादा तो मुझे बताना, मैं लेकर आऊंगी। अरे वाह माँ, 2 आइसक्रीम लाए हो आप, वाह। हाँ बेटा। शेफाली की आइसक्रीम लेकर डुग्गू मजे से आइसक्रीम खाता है। आखिर ये सब क्या था? क्या शेफाली एक चुड़ैल थी जिसने अपने पति और बच्चों से अपनी इस पहचान को छुपा कर रखा था? अगर वो चुड़ैल थी तो कबीर से उसकी मुलाकात कब और कैसे हुई, ये जानने के लिए हमें कुछ समय पीछे जाना होगा, जहाँ एक बार चुड़ैल उड़ते हुए जंगल की ओर जा रही थी। वहीं कबीर सब्जी लेकर उस पथरीले रास्ते से गुजर रहा था कि उसका पैर स्लिप हो जाता है, जिससे खाई की ओर गिरकर वो लटक जाता है और मदद की गुहार लगाता है। कोई है, मुझे बचाओ, मैं यहाँ लटक गया हूँ, कोई आकर मुझे बचा लो, मेरा हाथ छूट रहा है। अरे लगता है कोई मुश्किल में है, आवाज तो खाई की तरफ से आ रही है, जरा जाकर देखती हूँ। चुड़ैल खाई की ओर जाती है तो कबीर को लटका हुआ पाती है और इंसान बनकर उसकी मदद के लिए पहुँच जाती है। सुनिए, मैं आई हूँ आपको बचाने के लिए, हाथ तो दीजिए। जी। शेफाली उसका हाथ पकड़कर खींच लेती है और उसे बचाने के बाद कहती है, आप ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, आपने मुझे बचा लिया। हाय कितना सुंदर है, इसकी मोटी मोटी आंखें। वैसे आपका नाम क्या है और यहाँ कैसे? मेरा नाम शेफाली है। वो मैं यहीं से जा रही थी ना, तो आपकी आवाज सुनकर आ गई। अच्छा, और मेरा नाम कबीर है। क्या आप यहीं रहती हैं? हाँ जी। आपने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं आपको अपने हाथ की चाय बनाकर पिलाना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, चलो अच्छा है इसने मुझे अपने घर पर। ये कहते ही शेफाली उसके घर चली जाती है। कबीर उसे अपने हाथ की चाय पिलाता है, जिसे पीकर वो कहती है, अरे वाह, आपके हाथ की चाय तो बड़ी स्वाद वाली है। आपके घर में और कौन कौन रहता है? बस मैं अकेला हूँ, अकेला रहता हूँ, अकेला खाता पीता हूँ। क्या अकेले? आपकी शादी नहीं हुई है? नहीं, मुझ जैसे गरीब से भला कौन शादी करेगा। मुझे ये नहीं पता कि मैं 2 वक्त का अपने लिए जुटा पाऊंगा या नहीं, तो शादी के लिए कैसे करूंगा। अरे वाह, ये इतना सुंदर है और अकेले रहता है, इस बेचारे का कोई नहीं है और ये मेरे तो दिल में बस गया है। क्या मैं इससे शादी कर लूं? चुड़ैल हुई तो क्या हुआ, मैं इसे अपना राज कभी नहीं बताऊंगी, ना इसके सामने कभी चुड़ैल बनूंगी। ये जैसे रहेगा वैसे जीऊंगी, अब लोगों को मारकर खाना भी छोड़ दूंगी। सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ।
देखिए आपका तो कोई है ही नहीं ना, मेरा भी यहाँ कोई नहीं है, तो क्या मैं आपकी पत्नी बन सकती हूँ? क्या आप मुझसे शादी करेंगी? लेकिन मैं बहुत गरीब हूँ शेफाली जी, मेरे पास कमाई का कोई जरिया नहीं है। कोई बात नहीं, मैं काम ढूंढ लूंगी, मुझे तो आप पसंद है। अब बताइए, आपको मैं पसंद हूँ? हाँ जी, मुझे भी आप बहुत पसंद हो और आपसे शादी भी करूँ। ये बोलते ही कबीर शेफाली को गले लगा लेता है और अपनी चुड़ैल बनने की सच्चाई छुपाकर शेफाली कबीर के साथ अपना वक्त गुजारती है और कुछ ही दिन में उससे शादी कर लेती है, जिसके बाद वो बहुत खुश थी। 1 साल बाद उसे डुग्गू होता है और दोनों जैसे तैसे अपने गरीबी में अपने बच्चे को पाल रहे थे। कबीर जी, डुग्गू को दूध पिलाना है, क्या आप उसके लिए दूध लेकर आएंगे? शेफाली, हाँ ये लो, आज ही मालिक ने मुझे पैसे दिए हैं। आप इसको संभालिए, मैं दूध खरीद कर लाती हूँ। तभी कबीर उसको गोद में खिलाता है और शेफाली दूध लेकर उसे पिला देती है। वक्त बीतता है, वो अपनी असलियत कबीर के सामने कभी नहीं आने देती और 3-4 साल बाद उसे एक प्यारी सी परी नाम की बेटी होती है। उसके हालात बिगड़ते जा रहे थे। कई दिन तो ऐसा होता था जब कबीर खुद भूखा रहकर शेफाली और बच्चों को खिला दिया करता था। कबीर की गरीबी में शेफाली भूल गई कि वो चुड़ैल है और अपनी जादुई शक्ति को वो इस्तेमाल भी नहीं करती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद उसका डुग्गू उससे आइसक्रीम मांगता है। माँ, मेरे तो आइसक्रीम खाना है, बाहर आइसक्रीम वाला आया है माँ, दो ना, पैसे दो वरना वो तलाक आएगा। डुग्गू उससे बहुत बार बोलता है पर चुड़ैल उसे मना कर देती है। तभी उसे अपनी शक्तियों का एहसास होता है और वो अपने पति के पीठ पीछे जादू से अपने बच्चे को आइसक्रीम खिला देती है। डुग्गू बेटा, अगर और भी कुछ चाहिए तो मुझे बता देना, मैं आपको सब लाकर दे दूंगी। सच्ची माँ? हाँ बेटा। तभी शेफाली अपने दोनों बच्चों को जादू से दूध, खिचड़ी और उनकी मनपसंद चीज उन्हें बनाकर खिला देती है। कुछ देर बाद कबीर अपना काम ढूंढकर वापस लौटता है और कहता है, शेफाली जरा पानी लाना, बहुत प्यास लग रही है। पानी नहीं, आप ठंडी ठंडी शरबत पी लीजिए, आपका मन अच्छा हो जाएगा। ये तो बहुत महंगी शरबत है, तुमने कैसे बनाई? जी, वो मुझे अपनी पड़ोसन दे गई थी, आप पीजिए ना। हाँ ठीक है। ऐसे ही 2-3 दिन तक अपने लिए नौकरी ढूंढ रहा था कबीर, जहां उसे एक मजदूरी का काम मिल जाता है। वहीं दूसरी ओर जब शेफाली पर पैसे नहीं होते थे तो वो अपने बच्चों को चुड़ैल के रूप में आकर उन्हें अपने जादू से खाना बनाकर खिलाती थी और इन सब का पता कबीर को चलता ही नहीं। शेफाली, अच्छा मैं चलता हूँ। ये कहकर कबीर घर से टिफिन लेकर चला जाता है। उसके जाने के बाद ही डुग्गू फिर से अपनी माँ का पल्ला पकड़कर कहता है, माँ, मुझे ना मेहंदी थानी है माँ, मेहंदी थानी है, बना दो ना माँ मेहंदी। अच्छा ठीक है, बनाती हूँ, अभी लेकर आती हूँ मैगी, यहीं बैठो। ये बोलकर शेफाली चुड़ैल बनकर अपने बेटे के लिए मैगी का पैकेट लेकर आती है। चलो जल्दी से अपने बच्चे को मैं मैगी बनाकर दे देती हूँ। वो अपने इंसानी रूप में जाने ही वाली होती है कि इतने में उसका पति उसकी हकीकत जानकर अचंभे से कहता है, शेफाली ये क्या है? क्या तुम एक चुड़ैल हो जिसने अभी तक मुझसे अपनी सच्चाई छुपाई और मेरे साथ ऐसे ही रह रही हो? कबीर जी, आप वापस आ गए हैं, मुझे माफ कर दीजिए कबीर जी। हाँ, ये सच है कि मैंने आपसे अपनी सच्चाई छुपाई और अपनी असलियत छुपाकर आपसे शादी की। पर तुमने ये सब क्यों किया? आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन जब मैंने आपको पहली नजर में देखा था तो मेरा दिल आप पर आ गया था और जब आपने कहा कि आप अकेले हैं तो मैंने आपसे शादी करने की सोची। पर अब यकीन मानिए, मैंने किसी को नहीं मारा, ना किसी को नुकसान पहुंचाया और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल भी काफी समय से नहीं किया था। बस थोड़े दिन पहले ही मैंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया है क्योंकि बच्चे भूखे थे और आप भी। मैं ये जानकर बहुत खुश हूँ कि इतने साल तुमने मेरे साथ गरीबी में बिता दिए। एक चुड़ैल होने के बावजूद भी तुमने सिर्फ अपनी मुश्किल घड़ी में ही शक्तियों का इस्तेमाल किया। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। इसका मतलब मुझे आपको और अपने बच्चों को छोड़कर जाना तो नहीं पड़ेगा ना? कभी तुम मेरे साथ आजीवन ऐसे ही रहना। कबीर जी, शुक्रिया मुझे अपनाने के लिए। आप सच में बहुत अच्छे पति और पिता हैं। इसी के साथ चुड़ैल अपने पति और बच्चों के साथ हमेशा ऐसे ही खुश रहती है। झगड़ालू सास और बहू की पहली रात। नालंदा गांव में रहने वाली गंगा के परिवार में कुल 2 जन थे, गंगा और उसका बेटा अनमोल। एक सुबह गंगा की सहेली शारदा हाथों में मिठाई का डिब्बा लिए उसके घर आती है। गंगा, आ रही हो गंगा, कहाँ है तू? गला फाड़ना बंद करके आंखों का इस्तेमाल भी किया कर। तू कहाँ थी? एकदम से सामने आकर खड़ी हो गई, बिल्कुल पी के जैसे। धत, मुझे धरती पर ही रहने दे। अरे तुझसे 4 कदम दूर पर ही झाड़ू मार रही थी। अच्छा, मैंने देखा नहीं।
हाँ हाँ, तुझे शर्मा जी के सिवा कुछ दिखता क्या है? जब देखो उस मुंह से नैन मटक्के करने के लिए सायरा बानो बनकर बहाना बना कर निकल पड़ती है सैर सपाटे को। गंगा के ताने सुनकर शारदा गुस्से से झंझना कर गरजते हुए कहती है, अरे बस कर गंगा, मैं ये तेरे ताने तफरी सुनने नहीं आई, बल्कि बताने आई हूँ कि शारदा सास से दादी बन गई है। अरे तेरे बेटे के उम्र के सभी लड़के बाप बने बैठे हैं, बस एक तेरा ही बेटा बचा है। अगर ऐसी ही देरी करती रही तो अनमोल 25 से 55 का हो जाएगा, फिर पकाती रही रोटियां बुढ़ापे में। शारदा की बात गंगा को सोचने पर मजबूर कर देती है, जिसके बाद गंगा अपने बेटे अनमोल के लिए लड़की तलाशने लगती है और शारदा की तलाश तमन्ना नाम की लड़की पर खत्म होती है। आइए एक झलक तमन्ना पर डालते हैं। तमन्ना, उठ जा बेटी। हे भगवान, लड़के वाले किसी भी वक्त आते ही होंगे, मगर ये लड़की अब तक तैयार नहीं। लड़के वालों के आने का नाम सुनकर तमन्ना झटपट से उठकर तैयार हो जाती है। थोड़ी देर में गंगा अपने बेटे अनमोल के साथ उनके घर आती है, जहां परिवार की सहमति से रिश्ता तय हो जाता है और दोनों घरों में शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। तभी गंगा के घर चल रही मेहंदी की रस्म के बीच में मनोरमा कहती है, सिर्फ 24 घंटे रह गए हैं गंगा अनमोल की शादी और तेरी बर्बादी में। अरे किस बात की बर्बादी, बहू के आ जाने के बाद तो घर जन्नत बन जाता है। वो तो बहू के आने के बाद पता चलेगा कि तेरा ये स्वर्ग से सुंदर घर जन्नत बनेगा कि जहन्नम। एक बार बहू ने पहली रात में परचम लहरा दिया तो अगले दिन से तेरा अनमोल बहू के आगे पीछे डोलता दिखेगा। मगर मैं उसकी माँ हूँ। अरे ये सतयुग का जमाना नहीं जहाँ श्रवण कुमार जन्म लेगा। जैसे हम सभी के बेटे ब्याह के बाद एक ही छत के नीचे रहकर हमसे 2 घड़ी बतियाते भी नहीं है, तेरे संग भी वही होगा। ऐसा सुनकर गंगा का चेहरा फीका पड़ जाता है। गुजरते घंटों के साथ शादी का सुनहरा पल आता है और 7 फेरे के बंधन में बांधकर तमन्ना बहू बनकर ससुराल आ जाती है। जहां तमन्ना के मन में अपने पति के साथ पहली रात को लेकर उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी, वहीं गंगा पहली रात को रोकने के लिए साजिश रच रही थी। बस जल्दी से ये तामझाम खत्म हो जाए ताकि तमन्ना और अनमोल तन्हा हो सके। गंगा एक के बाद एक ऊल जुलूल रस्म में उलझाए रहती है, जिसे देखकर गंगा की पड़ोसन शारदा कहती है, अरे गंगा, आज की सारी रात रस्मों में ही निकालने का इरादा है। अरे अनमोल पर नहीं तो तमन्ना बहू पर तो तरस खा, बेचारी बहू का चेहरा थकान से चूर हो गया है। हाँ माँ, शारदा मौसी सही कह रही हैं। अब ऐसे कैसे बेटा, रस्म को बीच में अधूरा नहीं छोड़ते। माँ, मुझसे अब और नहीं बैठा जाएगा, मैं सोने जा रहा हूँ। अनमोल नींद के बहाने तमन्ना के साथ वहां से बच निकलता है, जहां कमरे में कदम रखते ही अनमोल दरवाजा बंद कर देता है और तमन्ना घूंघट झड़पते हुए गहरी सांस भरकर कहती है, शुक्रिया अनमोल जी। अरे मेरी जाने तमन्ना, मैंने बाहर ही तुम्हारे हाव भाव भांप लिए थे, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। वैसे तुम्हारा सुंदर चेहरा देखकर एक गाना याद आ गया। महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है, महबूब मेरे। अनमोल को ऐसे गुनगुनाता देखकर तमन्ना फीका सा मुंह बनाकर बोलती है, अनमोल, तुम इतने अनरोमांटिक कैसे हो सकते हो? यहाँ मेरे अंदर सुहागरात के अरमान सुलग रहे हैं और आपको गाने की पड़ी है। अरे बनना ही है पहली रात का राइजिंग स्टार, बनिए, बोर मत कीजिए। अरे मेरी जाने तमन्ना, नाराज क्यों होती हो? इतना कहकर अनमोल उसके करीब आता है, तभी गंगा जोर जोर से दरवाजा पीटती है। अब इतनी रात को कौन है जो शादी की पहली रात हम पति पत्नी के बीच पनौती बनने चला आया? मैं देखता हूँ। जैसे ही अनमोल दरवाजा खोलता है तो गंगा बिना पूछे अंदर घुस जाती। माँ, आप इतनी रात को यहाँ? अब बेटा, वो पंडित जी का फोन आया था। आज काल रात्रि है, इसलिए बहू तेरे साथ नहीं रह सकती। चल बहू, हम सास बहू साथ सोएंगे। बहू बेचारी करती भी क्या, सिवाय सास के साथ सोने के रात ढलने के साथ सुबह हो जाती है। बेचारी बहू सारा दिन कामों में उलझी होती है। तभी सूरज ढल जाता है और बहू बोलती है, सारा काम खत्म हो गया, माँ जी को खाना खिला देती हूँ। माँ जी, खाना लगा दूं? हाँ लगा दे बहू।
खाना खाकर गंगा अपने कमरे में चली जाती है और तमन्ना रसोई समेट ही रही होती है कि अनमोल दबे पांव रसोई में आकर खुशनुमा अंदाज में कहता है, माँ सो गई? हाँ शायद। चले फिर कल का अधूरा काम पूरा करने। अगले ही पल अनमोल और तमन्ना कमरे में आकर एक दूसरे के करीब आते हैं। तभी गंगा दौड़ते हुए दरवाजा खटखटाती है। अनमोल बेटा, तमन्ना बहू, दरवाजा खोल। ये माँ हर बार हमारी सुहागरात के आड़े क्यों आ रही हैं? सारे सुलगे अरमान ठंडे पड़ गए। तमन्ना जल्दी से दरवाजा खोलती है। तभी गंगा नकली आंसू की नदियां बहते हुए बहू के गले पड़ जाती है। बहू, ना जाने आज मुझे अनमोल के बाबूजी की बड़ी याद आ रही है। क्या मैं यहाँ ठहर जाऊं? जी 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 जी, जी क्यों नहीं माँ जी, ये भी कोई पूछने वाली बात है। बेचारी बहू सास की झूठी दावेदारी में उलझ जाती है। गंगा जानबूझकर अपने बेटे और बहू के बीच सो जाती है। ऐसे ही रोजाना गंगा कामों में उलझकर बहू को अपने बेटे के करीब जाने से रोक दिया करती। एक शाम, माँ जी सारा काम खत्म हो गया है, मैं मेरे कमरे में जा रही हूँ। लगता है अनमोल बहू का कमरे में इंतजार कर रहा है। किसी भी तरह मुझे बहू को पहली रात की आस को पूरे होने से रोकना होगा, वरना मेरा बेटा जोरू का गुलाम बन जाएगा। अरे मोरी मैया, क्या हुआ माँ जी, आप ठीक तो हैं? अरे बताओ बहू, इतना बाम तेल लगाकर देख लिया मगर ये जोड़ों का दर्द जाता ही नहीं। जरा पैर दबा देगी? बहू अपनी सास का पैर दबाने में जुट जाती है। देखते ही देखते रात के 11 बज जाते हैं। तभी गंगा कहती है, बस बहू, अब पैरों में पहले से बहुत आराम पड़ गया है, जाकर बर्तन मांज दे। मगर माँ जी, कुछ देर पहले ही तो मैंने बर्तन मांजकर रसोई साफ की थी। अब बहू, मैंने बर्तन पर मकड़ी को मंडराते देखा था, इसीलिए बोल रही हूँ। सास की हिचकिचाहट देखकर तमन्ना अपनी चुप्पी तोड़कर बोलती है, माँ जी, मैं कई दिनों से देख रही हूँ आप मुझे कामों में उलझाए रखती हैं ताकि मैं अनमोल के पास न जा सकूं, मगर आप ऐसा क्यों कर रही हैं मैं नहीं जानती। ज्यादा भोली बनने का ढोंग ना कर बहू, मुझे पड़ोसन ने सब बता दिया है कि पहली रात के बाद बहू कैसे अपने पति पर जादू चला देती है कि बेटे अपनी माँ को भूलकर बीवी के पल्लू में बंध जाते हैं। आखिरकार गंगा अपनी बहू के आगे बेधड़क सारा सच बोल देती है। तभी तमन्ना अपनी सास को सुलझा सा जवाब देती है, माँ जी, पड़ोसनों की चिकनी चुपड़ी बात में आपने ये कैसे गलतफहमी पाल ली है? मैं आपकी बहू हूँ, अनमोल पर पहला हक आपका है। माँ का रिश्ता बीवी से बहुत बड़ा होता है। बहू की बात सुनकर गंगा की गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और वह बोलती है, बहू अपनी सास को माफ कर दे। मैं लोगों की बात में आकर ये मिलनसार बर्ताव को देख ही ना सकी, मगर अब ये सास अपनी बहू की सुहागरात की सेज अपने हाथों से सजाएगी। आखिरकार शादी के 15 दिन की दूरी के बाद बहू की पहली रात की तमन्ना पूरी हो जाती है।